श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। यूनिट 4 स्त्री विमर्श। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श हुआ है जिसमें नारी जीवन को अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद काल से स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। छायावाद काल से स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नारी सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है। प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक पुरुष लेखकों ने स्त्री समस्या को अपना विषय बनाया, लेकिन उस रूप से नहीं लिखा जिस रूप में स्वयं महिला लेखिकाओं ने लिखा। सन 1960 के आसपास नारी सशक्तिकरण ने जोर पकड़ा, जिसमें 4 नाम चर्चित हैं: उषा प्रियंवदा, कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी, शिवानी। 8वें दशक तक आते आते इस विषय ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, जो शुरुआती स्त्री विमर्श से ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ। स्त्रीवादी आंदोलन की शैक्षणिक रणनीति के रूप में स्त्री अध्ययन एक अकादमिक अभिप्रयास है जो मानवता एवं जेंडर संवेदनशील समाज में विश्वास करता है। विशेष तौर पर यह स्त्री विषयक मुद्दों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर अपनी राय रखते हुए जेंडर समानता आधारित समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। समाज के 2 पहलू स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं। उसके बाद भी पुरुष समाज महिला समाज को अपने बराबर की समानता से वंचित रखा है। इसी पक्षपातपूर्ण दृष्टि से शिक्षित नारियों को आंदोलन करने पर मजबूर किया, जो आज ज्वलंत मुद्दा नारी विमर्श के रूप में दृष्टिगोचर है। आदिकाल से ही नारियों की दशा दयनीय एवं शोचनीय थी। स्त्रियों की दशा को देखकर विवेकानंद कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं हो सकती। क्या कहते हैं विवेकानंद? स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। विवेकानंद ने महिला समाज की वास्तविक दशा से चिंतित होकर देश एवं समाज की भलाई, महिला समाज की तरक्की के बगैर असंभव बताया है। सुशीला टैगोर के काव्य संग्रह स्वाति बूंद और खारे मोती तथा यह तुम भी जानो काफ़ी चर्चित इनकी विद्रोही कविता कोश आक्रोश की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, कौन से काव्य संग्रह है सुशीला टैगोर के? स्वाति बूंद और खारे मोती, या तुम भी जानो। इस कविता का ध्वनि देख लेते हैं। माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा। ठीक है, माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया। चलती रही पर पाटी पर बैसाखियाँ मराती हैं। अधिक बोझ से अकुलाकल विस्कारित मन हुकारता है, बैसाखियों को तोड़ दूं। उपर्युक्त कविता स्त्री जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित करती हैं। हिंदी गद्यकार एवं कवि रघुवीर सहाय ने नारी जीवन की वास्तविकता का चित्रण करते हुए काव्य में स्वतंत्रता के बाद स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं को चित्रित किया है। रघुवीर सहाय की देख लेते हैं। नारी बेचारी है पुरुष की मारी, तन से क्षुधित है, लपक कर झपक कर अंत में चित है। प्रस्तुत पंक्तियों में रघुवीर सहाय ने नारी को बेचारी कर उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है, जो अपने अधिकारियों के लड़ नहीं पाती। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति परिवर्तित नजर आती। भारत सरकार ने सन 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया। महिला सशक्तिकरण कब मनाया जाता है? किस सन में? 2001 को घोषित किया गया था। अब नारी अपना प्रत्येक अधिकार के प्रति जागरूक है। यही लड़ाई स्त्री विमर्श या नारी सशक्तिकरण के रूप में परिलक्षित होती है। हिंदी कथा में नारी विमर्श का जो 8वें दशक तक आते आते आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। 8वें दशक की महिला लेखिका उल्लेखनीय है। पूछ सकता है 8वें दशक की महिला कौन सी हैं? इनमें से दे देगा, पूछ लेगा कौन है कौन नहीं। पहला है ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग है, मंजुला भगत है, मैत्री पुष्पा है,
मृणाल पांडे है, नाशिरा शर्मा, कुसुम अंचल, इंदु जैन, सुनीता जैन, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, नमिता सिंह, अलका सरावगी, रमीड़िका गुप्ता आदि ने नारी मन की गहराई, अंतर्द्वंद तथा अनेक समस्याओं का अंकन अपनी रचना में संजीदगी से किया है। स्त्री की दशाओं पर अनेक समाज सुधारकों ने चिंता व्यक्त की है तथा यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास भी किया, जिससे नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन तथा अनेक सरकारी संगठनों ने भी शिक्षा पर जोर दिया, जिसका सकारात्मक परिणाम आया। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्त्रीवादी विचार को पनपने का सुअवसर मिला। भूमंडलीकरण ने अपनी तमाम अच्छाइयों एवं बुराइयों के साथ सभी वर्ग की शिक्षित स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का अवसर दिया। परिणाम स्वरूप स्त्री ने अपने वर्जित क्षेत्रों में ठोस दावेदारी की और स्वावलंबन की दशा में तीव्र प्रयास भी सामने आए। हिंदी कथा लेखिकाओं ने अपने अपने लेखन में नारी मन की अनेक समस्याओं को विषय बनाया है। अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट, इम्पॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम के रसीदी टिकट, कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी, मन्नू भंडारी, आपका वंटी, चित्रा मुदगल, आवा एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल के, ठीक है। ममता कालिया बेघर, मृदुला गर्ग के कंठ गुलाब, मैत्री पुष्पा की चाक अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा की है। प्रभा खेतान की छिन मस्ता, पद्मा सचदेव की अब ना बनेगी देहरी पद्मा सचदेव की है। राजी सेठ का है तत्सम, मेहरुनिशा का है परवेज, अकेला पलाश, शशि प्रभा शास्त्री का सीढ़ियाँ, कुसुम अंचल अपनी अपनी यात्रा, शैलेश मटियानी का है 52 नदियों का संगम, उषा प्रियंवदा का 55 खंबे लाल दीवारें, दीप्ति खंडेलवाल का है प्रतिध्वनियाँ और कृतियाँ में नारी संघर्ष को देखा जा सकता है। निष्कर्ष कहा जा सकता है, स्त्री विमर्श अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष रही है। सामंतवादी मानसिकता से ग्रस्त वर्ग सामाजिक मान मर्यादा की आड़ में सदा उसे दबा कर रखना चाहता है। इन्हीं रूढ़िवादी परंपरागत पितृ सत्तात्मकता बेड़ियों को लांघने की लड़ाई है स्त्री विमर्श ने स्त्री के हालत में कुछ सुधार भी किए। इसकी सफलता तो परिवार समाज में स्त्री विमर्श आंदोलनों को चलाया के लिए पूर्वग्रहों को तिलांजलि देने की आवश्यकता है। आंतरिक विरोधों को छोड़कर स्त्री दशा की सुधार के लिए असंगठित रूप से कार्य करने पर सकारात्मक परिणामों की आशा है। अब दूसरा देख लेते हैं, आदिवासी विमर्श डायरेक्ट भी पूछ सकता है और ऐसे स्थापना तर्क से भी पूछ सकता है, ठीक है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है आदिम युग में रहने वाली जातियाँ। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है आदिम युग में रहने वाली जातियाँ। मूलतः ये वे जातियाँ हैं जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता को संजोए हुए हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ है आदिम युग में रहने वाली जातियाँ। मूलतः ये जातियाँ जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता को संजोए हुए हैं। यह भी प्रमाण मिलता है कि औपनिवेशिक युग के पूर्व आदिवासियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता थी। जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के संसाधनों पर उनका अधिकार था। परंतु जैसे जैसे साम्राज्यवादी ताकतें बढ़ती गईं, औपनिवेशिक सत्ताएं मजबूत होती गईं, वैसे वैसे आदिवासियों का शोषण और उन पर अत्याचार बढ़ता गया। उनके साधनों पर जबरन कब्जा किया जाने लगा, उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा। यह भी सच है कि अपनी स्वतः और अस्मिता के लिए जितना और जिस व्यापक पैमाने पर आदिवासियों ने विद्रोह किया, उतना देश ने किसी अन्य तबके ने नहीं किया। पूर्वोत्तर में 7 राज्यों का गठन और कुछ ही वर्षों पूर्व झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इम्पॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर में 7 राज्यों का गठन,
कुछ ही वर्षों में पूर्व झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सभी आदिवासी बहुल का गठन आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का सबूत है। स्वतंत्र भारत के संविधान में आदिवासी समुदाय के लिए ढेरों योजनाएं बनाई गई। उनकी कला को सभ्य समाज ने सराहा, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझने, उनके अधिकारों के औचित्य को समझने का प्रयास न के बराबर हुआ। परिणाम स्वरूप संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इस समुदाय की समुन्नति का सपना साकार नहीं हो सका। लगातार शोषण और विस्थापन के शिकार रहने के कारण इस समुदाय में आक्रोश का भाव तीव्र होता रहा। जैसे जैसे आदिवासी वर्ग शिक्षा और नगरीय परिवेश में परिचित हुआ, उसे अपने मूल्य और वजूद का एहसास सालने लगा। आदिवासी अपने का छला हुआ विकास की मुख्य धारा से वंचित और समाज का बहिष्कृत हिस्सा समझने लगा। आदिवासी साहित्य में विद्यमान वेदना, पीड़ा, आक्रोश का भाव इसका प्रतीक है। इम्पोर्टेंट है। आदिवासी साहित्य में विद्यमान वेदना, पीड़ा, आक्रोश का भाव प्रतीक है। आज का आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। आज का आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। यह ऐसा विमर्श है जिससे इस समुदाय की परंपरा, रूढ़ियाँ, संस्कृति, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण सभी कुछ बयान हो रहा है। लोक कला, संगीत, नृत्य, संस्कृत, भाषा, बोली, लिपि आदि विभिन्न धरातलों पर आदिवासी लेखन एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि इसकी लिपि और भाषा को लंबे अरसे तक पहचान नहीं मिल रही सकी, इसलिए इनका संरक्षण विकास भी बाधित हुआ। प्रसिद्ध आदिवासी विमर्शकार डॉक्टर विनायक तुकाराम के अनुसार, इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर विनायक तुकाराम के अनुसार आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य। आदिवासी साहित्य उन वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है जिनके प्रश्नों का अतीत से भी कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। इम्पोर्टेंट है, एक मिनट रुको। डॉक्टर विनायक का तुकाराम का है, आदिवासी साहित्य वन की संस्कृति से संबंधित है। आदिवासी साहित्य वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, जिसके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया। यह गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था में जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों और आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह की मुक्ति का साहित्य आदिवासी साहित्य है। किसने कहा था ये? किसने कहा था? डॉक्टर विनायक तुकाराम के अनुसार, पूछ सकता है डायरेक्ट देकर। आदिवासी साहित्य जीवनवादी साहित्य है जिसमें ललित विद्रोह जीवन के बुनियादी हकों से पहचान करने वाली व्यवस्था के विरोध की अभिव्यक्ति है। आदिवासी समाज की मुक्ति के लिए संघर्षरत आदिवासी वीर पुरुषों का राजनीतिक सामाजिक विद्रोह इसकी मूल प्रेरणा है। आदिवासी साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें आदिवासियों का जीवन, समाज उनके दर्शन के अनुरूप अभिव्यक्त हुआ है। आदिवासी अपने साहित्य को आरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी साहित्य अपने को आरेचर कहते हैं। आरेचर का अर्थात आरल लिटरेचर। इम्पोर्टेंट है भैया। आरल लिटरेचर उनकी स्थापना है कि उनके आज का लिखित साहित्य में उनके वाचिक यानी पुरखा साहित्य की परंपरा का ही साहित्य है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आदिवासी अपने साहित्य को आरेचर कहते हैं। आरेचर का अर्थात आरल लिटरेचर उनकी स्थापना है। उनके आज का लिखित साहित्य भी उनके वाचिक यानी पुरखा साहित्य की परंपरा का ही साहित्य है। आरेचर की अवधारणा सबसे पहले युगांडा के आदिवासी लेखक किसने की थी? आरेचर की अवधारणा सबसे पहले युगांडा के आदिवासी लेखक पियो जिरुमू क्या नाम है? पियो जिरुमू
ने प्रस्तुत की, जिसे दुनिया के अधिकांश आदिवासी लेखकों और साहित्यकारों ने स्वीकार किया। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर 3 मत हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। अरे आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य कहलाया। ठीक है, आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य कहलाया। मतलब आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य कहलाया। आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य। आदिवासियत आदिवासी दर्शन के तत्वों वाला साहित्य आदिवासी कहलाया। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली अवधारणा गैर आदिवासी लेखकों की है। इम्पोर्टेंट है। पहली अवधारणा को बड़ा कर लें। पहली अवधारणा गैर आदिवासी लेखकों की, परंतु समर्थन में कुछ आदिवासी लेखक भी, जैसे आदिवासी लेखक कौन कौन से? रमणिका गुप्ता हैं, ठीक है, संजीव हैं, राकेश है, कुमार सिंह महुआ माझी हैं, बजरंग तिवारी हैं, गणेश देवी हैं आदि गैर आदिवासी लेखक, और हरिराम मीणा, महादेव टोपो आदि आईवी हाशिदा आदिवासी लेखक हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन है कौन नहीं है, या फिर से देख लेते हैं। आदिवासी लेखक गैर आदिवासी लेखक कौन कौन से? रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश, कुमार सिंह, महुआ माझी, बजरंग तिवारी, गणेश देवी आदि गैर आदिवासी लेखक, और हरिराम मीणा, महादेव टोप्पो, आईवी हाशदा आदि आदिवासी लेखक। दूसरी अवधारणा पर आदिवासी लेखकों में साहित्यकारों की जो जनमानस स्वानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को आदिवासी साहित्य मानते हैं। अंतिम और तीसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है जो आदिवासियत के तत्वों का निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार कर। ऐसे लेखकों साहित्यकारों के भारतीय आदिवासी समूह 15 जून 2014 को रांची झारखंड आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में इस अवधारणा को ठोस रूप प्रस्तुत किया, जिसे आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा पत्र के तौर पर जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है भैया। 15 जून 2014 को रांची झारखंड आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार इस अवधारणा को ठोस रूप प्रस्तुत किया गया, जिसे आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा पत्र कहा जाता है। अब और जो आदिवासी साहित्य विमर्श का केंद्र बिंदु बन गया है, उनके अनुसार है, क्या है इनके अनुसार? आदिवासियों की आदिवासियत को ना तो आप वर्गीकृत कर सकते हैं, ना ही किसी मानक के साथ नाप सकते हैं, क्योंकि यह तो विरासत में मिला हुआ वह गुण है जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई खारिज कर सकता। किसी व्यक्ति की आदिवासियत को आप इस बात से भी नहीं तय कर सकते कि इसमें आदिवासी खून कितना है। आदिवासी साहित्य वाचिक तौर पर मूल आदिवासी भाषाओं में बहुत प्रसिद्ध है, समृद्ध और विपुल है। भारत में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। इम्पोर्टेंट है, भारत में आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। आरंभिक दौर में हुई, विशेषकर झारखंड और उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में। तब से लेकर आज तक अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उड़ीसा, असम, मराठी आदि अन्य भाषाओं में आदिवासी साहित्य लेखन निरंतर प्रगति पर है। भारत के प्रमुख आदिवासी साहित्यकार निम्नलिखित हैं, देख लेते कौन। पहला सुशीला सामंत 1906-1960, ये हिंदी की पहली भारतीय आदिवासी कावित्री पत्रिका संपादक स्वतंत्रता आंदोलनकारी। इन्होंने 1925 से 30 में साहित्यिक सामाजिक पत्रिका चांदनी का संपादन किया। चांदनी किसने किया? सुशीला सामंत ने।
हो सकता है। ये तत्कालीन बिहार में गांधी की एकमात्र आदिवासी महिला ये तत्कालीन बिहार में गांधी की एकमात्र आदिवासी महिला सुराजी आंदोलनकर्ता भी थी। इनके दो काव्य संग्रह प्रलाप 1935 है, सपने का संसार 1948। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, चांदनी पत्रिका का संपादन किया सुशीला सामंत ने। बिहार में गांधी की एकमात्र आदिवासी महिला सुराजी आंदोलनकर्ता भी थी। इनके दो काव्य संग्रह हैं, प्रलाप है, सपने का संसार 1948, और दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा 1903 से 1970। ये भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। सर्वोच्च नेता थे। ये एक विख्यात राजनीतिक पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का किताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे। क्या बात है। उनकी कप्तान में 1928 में ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की तथा बिहार से एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की? तो किसने की, पूछ सकता है, जयपाल सिंह मुंडा, पता नहीं क्या नाम है। लाको बोद्रा 1919 से 1986। ओत गुरु कोल लाको बोद्रा हो भाषा आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा में एक भाषा के साहित्यकार थे। उन्होंने 1940 के दशक में हो भाषा के लिए वारंग छित नामक लिपि की खोज की। पूछ सकता है, वारंग छित नामक लिपि की खोज किसने की? लाको बोद्रा ने। ठीक है, ये भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? वह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आदिवासी से। एलिस एक्का 1917 से 1978। ये हिंदी कथा साहित्य में भारत की प्रथम महिला आदिवासी कहानीकार थी। एलिस एक्का हिंदी साहित्य की पहली दलित कथा लेखिका भी हैं। ठीक है, आदिवासी पत्रिका के जनवरी 1962 ईस्वी के अंक में छपी हुई दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पना हिंदी की पहली दलित कहानी है। आदिवासी लेखिका वंदना टेटे ने उनकी अनेक कहानियाँ और दूसरी रचनाएं एलिस एक्का की कहानियों के नाम से दिल्ली से प्रकाशित करवाई। इम्पोर्टेंट है सारे। मम्मांग दई 1997। ये एक भारतीय आदिवासी कवित्री, उपन्यासकार और पत्रकार है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखती। 2011 में इन्हें पद्मश्री और 2017 में द ब्लैक हिल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनकी मुख्य कृतियां हैं अरुणाचल प्रदेश, किसकी हैं ये? ममांग की हैं। मम्मा से याद रखना, ममांग। अरुणाचल प्रदेश, द हिडन लैंड, द स्काई क्वीन, वंस अपॉन ए मून टाइम, माउंटेन हार्वेस्ट, द फूड ऑफ अरुणाचल, रिवर प्रोएस, द लीजेंड ऑफ एसम पेशम्स। ठीक है, ये उपन्यास है। स्टूपिड क्यूपिड 2008 उपन्यास। द बॉल्म ऑफ टाइम कविता है। द ब्लैक हिल, ठीक है, और ये क्या, मिड समर सर्वाइलर वाइल लिरिकस, किसकी है ये? 2014 कविता है। अब दूसरा देख लेते हैं। तेम सुला आओ, क्या नाम है? 1945। यह अंग्रेजी भाषा की एक प्रसिद्ध कवित्री, कथाकार और वाचिक संग्रह करता है, एथनोग्राफर हैं। अच्छा, इनके अंग्रेजी कहानी संग्रह लबरनम फॉर माई हेड के लिए सन 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मुख्य रचना है, पूछ सकते हैं भैया इन सबसे, यहीं सलाहत पूछता हूँ रचना के नाम। सॉन्ग्स दैट टेल 1988। सॉन्ग्स दैट ट्राई टू से 92। सॉन्ग्स ऑफ मैनी मूड्स 95। सॉन्ग्स फॉर फ्रॉम हियर एंड देयर 2003। सॉन्ग्स फ्रॉम द अदर लाइफ 2007। लबरनम
फॉर माई हेड 2009, आओस लॉज स्टोरी 2017, द आओ नागा ओरल ट्रेडिशन एंथ्रोग्राफी 1999। रामदयाल मुंडा 1939 से 2011। रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भाषाविद, समाजशास्त्री और आदिवासी साहित्यकार थे, बल्कि ये एक अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। इन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य भी रचा। इनकी संगीत रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। झारखंड की आदिवासी लेखक लोक कला, विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई। क्या बात है, पूछ सकता है पाइका नाच वैश्विक किसकी है? तो रामदयाल मुंडा की है। इनकी कृतियां आदि धर्म, सरहुल, मंत्र, हिसिर, मुंडारी की नई कहानियां, नदी संबंधी गीत आदि उल्लेखनीय हैं। रोज केरकट्टा 1940। यह आदिवासी भाषा, खड़िया और हिंदी की एक प्रमुख लेखिका है, शिक्षाविद, आंदोलनकारी और मानवाधिकार कर्मी है। इनकी प्रमुख प्रकाशित रचना है खड़िया लोक कथा का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन शोध ग्रंथ है, रिसर्चर है वो। प्रेमचंदाह कोह प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया अनुवाद। अच्छा। सिंको लोदरो सोमधि खड़िया कहानी संग्रह। हेपड़ अवकटी वेर खड़िया कविता एक लोक कथा संग्रह। प्यारा मास्टर जीवनी है। पगा जोर जोर रे घाटो हिंदी कहानी संग्रह है। जूझर डांड खड़िया नाटक है। सेभो रो डकई खड़िया लोक कथा है। हेमा निर्मला पुतुल 1972। ये बहुचर्चित संथाली लेखिका तथा कवित्री हैं। इनकी प्रमुख कृतियां नगाड़े की तरह बजते शब्द तथा अपने घर की तलाश। अभी कितना है यार? अच्छा, अल्पसंख्यक वाला भी रह गया। चलो कोई ना, कर लेते हैं। वंदना टेटे 1969। ये एक भारतीय आदिवासी लेखिका, कवि, प्रकाशक और आदिवासी दर्शन आदिवासियत की प्रबल समर्थक थे। इन्होंने आदिवासी साहित्य को प्रतिरोध का साहित्य की जगह रचाव और बचाव का साहित्य कहा। इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं पुरखा लड़ाके 2005, किसका राज है 2009, झारखंड एक अंतहीन समर गाथा 2010, असुर सिरिंग 2010, आदिम राग 2013, आदिवासी साहित्य परंपरा परियोजन 2013, आदिवासी दर्शन कथा 2014, कौन जोगा 2015। अनुज लुगुन 1986। ये झारखंड के युवा लेखक। इनकी प्रमुख कृतियां उल गुलान की औरतें, अघोषित उल गुलान, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। अनुज लुगान को उनके काव्य बाघ और सुगना मुंडा की बेटी काव्य के लिए 2019 में, क्या बात है, का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ग्रेस कुजूर 1949। ये भारत की एक प्रमुख आदिवासी कवित्री। इनके प्रमुख कविता संग्रह कलम उगलती आग लोकप्रिय आदिवासी कविताएं। कलम को तीर होने दो आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। इन्होंने रेडियो नाटक तथा प्रेषण भी लिखे। डायन प्रथा पर महुआ गिरे आधी रात नामक इनका रेडियो नाटक चर्चित रहा। इम्पोर्टेंट है। जनसिता केरकट्टा, ये आदिवासी संवेदना और सरोकारी की नई पीढ़ी की कवित्री है। इनकी ईश्वर और बाजार उल्लेखनीय कृति है। इनके अतिरिक्त मैत्रस्य ओडेह रघुनाथ मुर्मू, प्यारा केरकट्टा, कानू राम देवगम, आयता उराव, बलदेव मुंडा दुलाय चंद्र मुंडा, पीटर पाल एक्का, वाल्टर भेंगरा, तरुण नारायण, हरिराम मीना, महादेव टोप्पो, वाहरू सोनोन, काजल डेमटा, मतलब ये सब आदिवासी साहित्यकार हैं, इनके नाम है। ठीक है।
2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की कुल जनसंख्या 6.76 करोड़ है, जो भारत की कुल आबादी का 8.08% है। क्या बात है। अल्पसंख्यक विमर्श देख लेते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक विकास यात्रा को देखते हुए कितना रह गया, अरे देखे तो समकालीन साहित्य लेखन का झुकाव जन समुदाय की ओर केंद्रित हुआ। सर्वप्रथम हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक की अवधारणा में संख्या पर बल दिया गया है, जिसमें बहुसंख्यक की अपेक्षा जिनकी आबादी कम हो वह अल्पसंख्यक है। संविधान द्वारा अल्पसंख्यक को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया: भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 ईस्वी को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय तथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को सूचित किया गया। यह धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। इंपॉर्टेंट है, जैन समुदाय को कब किया गया? 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का समूह वह है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न हो। किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को है। इसकी स्थापना संविधान की धारा 35 ब के तहत की गई। भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूछ सकता है, भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगाम और चेन्नई में है। मतलब क्षेत्रीय कार्यालय जो है कोलकाता, बेलीग्राम और चेन्नई में। वास्तव में अल्पसंख्यक को जानने, समझने और परिभाषित करने की प्रक्रिया का नाम अल्पसंख्यक विमर्श है। अल्पसंख्यक विमर्श से तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक कौन है, इनका संबंध किस देश, किस प्रदेश की भाषा बोली से है, देश के साथ उनके धर्म मजहब का क्या ताल्लुक है, उनके आचार विचार, तीज त्यौहार क्या होते हैं, खुद अल्पसंख्यक लेखक, कलाकार, चिंतक अल्पसंख्यकों के बारे में क्या सोचते हैं, गैर अल्पसंख्यक रचनाकार की अल्पसंख्यक के प्रति क्या दृष्टि, आदि सबका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना ही अल्पसंख्यक विमर्श कहलाता है। अल्पसंख्यक की वैचारिक परंपरा की नींव की तलाश की जाए तो यह परंपरा आदिकाल से सबरपा, गोरखनाथ, शालिभद्र सूरी और मीर खुसरो से होते हुए भक्ति काल में कबीर जैसी, रहीम गुरु गोविंद सिंह से होते हुए आधुनिक काल में बदिउज्जमा राही, मासूम राजा से होते हुए नासिरा शर्मा, अनवर सुहैल तक फैली हुई है। प्रोफेसर गोपाल राय आधुनिक काल में राधा कृष्ण दास के उपन्यास निस्सहाय हिंदू से मुस्लिम समाज का साहित्य में प्रवेश मानते हैं। प्रेमचंद भी प्रेमाश्रय और रंगभूमि उपन्यासों में हिंदू मुसलमान संबंधों का बात करते हैं। पर यदि आधुनिक अल्पसंख्यक लेखकों पर गौर करें तो सबसे पहले बदिउज्जमा के उपन्यास एक चूहे की मौत और या सभा पर्व आते हैं। उसी तरह राही मासूम का रजा का उपन्यास है आधा गांव। यदि एक तरफ देश के विभाजन की त्रासदी का हिस्सा तो दूसरी ओर आधे गांव का हिस्सा भी है जो हिंदू मुसलमान में बंटा हुआ। यही परंपरा सानी से होते हुए अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मंजूर एहतेशाम, इसराइल नईम, जाबिर हुसैन, आबिदुस्सुर्ती, हसन जमाल, आलम शाह, मेहरुनिसा, परवेज तक पहुँचती है। अतः देखा जाए तो आधुनिक काल में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम रचनाकारों का है। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के समझ निम्नलिखित की चुनौतियाँ प्रकट: असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट, सामाजिक संरचना में जाति का गत भेदभाव, संस्कृत के विलय का डर, मीडिया की नज़र में अल्पसंख्यक, भूमंडलीकरण, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता पसंद है, आतंकवाद और अल्पसंख्यक, आर्थिक और शैक्षणिक बदहाली। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, तथापि इसके अनुच्छेद 29, 30, 350 और 350 खा में शब्द अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है,
अनुच्छेद 29 में शब्द अल्पसंख्यक की लघु परिभाषा दी गई। किसमें लघु परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 29 में। इसमें बताया गया है कि भारत में राज्य क्षेत्र में रहने वाले या इसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों का एक वर्ग जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति, उन्हें इनके संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की 2 श्रेणियां बताई गई, धार्मिक, धर्म संबंधी, भाषा संबंधी। अनुच्छेद 350 का में 350 खा में केवल भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के संबंधित है। पूछ सकता है अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 खा में भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की 17.22 करोड़, ठीक है। ईसाई, एक मिनट, अरे ये तो डाटा पूछेंगे नहीं इतना। सन 2005 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शिक्षा के अवसर में बढ़ावा से लेकर स्वरोजगार की योजना शामिल है। हिंदी साहित्य में मुस्लिम रचनाकारों का विशेष योगदान, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुबारक, रशीद खान, जायसी आदि प्रसिद्ध मुस्लिम साहित्यकार हिंदी साहित्य में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके। मुस्लिम विमर्श का बहुआयामी रूप निम्नलिखित रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ। भीष्म शाहनी अमृतसर आ गया, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सकता है। भीष्म शाहनी अमृतसर आ गया। कमलेश्वर, 16 छतों का घर और कितने पाकिस्तान, अब्दुल मिसल्ला, अतीत देवो भाव, रमेश बख्शी, अगले मुहर्रम की तैयारी त्योहार, मेहरुनिसा, परवेज, सीढ़ियों का ठेका, जाने कब, स्वयं प्रकाश, पार्टीशन, सहमे हुए, उपेंद्र नाथ, काकड़ों का तेली, आदमी, शैलेश मटियाना, हक हलाल, प्रेमचंद, न्याय, क्षमा, जिहाद, परीक्षा, मंत्र, ईदगाह। यशपाल का पर्दा, खुदा की लड़ाई, पर्दा, खुदा और खुदा की लड़ाई, लखनऊ वाले, खुदा राम, अमृतसर आ गया, अमृत लाल नागर, मोती की 7 चलनियाँ, एक दिल, 1000 दास्तां, सूखी नदियाँ। मानव सभ्यता के विकास में मानवाधिकार संबंधी चुनौतियां हमेशा ही अग्रणी ही रही है। विगत शताब्दियों में अल्पसंख्यकों के प्रश्न को सीमित और समान दोनों स्तर पर हस्तक्षेप और अतिक्रमण के प्रश्नों को उत्पन्न किया गया। इस संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के बच्चों की धार्मिक नैतिक शिक्षा जो उनके अपने विश्वास के अनुरूप हो, उसको सुनिश्चित करवाने के प्रयत्न किए जाएंगे। क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले कर लेते थ्योरी। जय माता दी।